हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़े से बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सबको पता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तब उस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन की चेंज होगी। अब बात यह है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या क्या? मान लो फर्स्ट केस मान लो यहाँ पे एयर है। फर्स्ट केस पे मान लो पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर। पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम क्या है? दूसरा मीडियम है वाटर। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क है डेंसिटी की। इन दोनों में डेंसिटी की फर्क है। तो एयर की डेंसिटी कम होगी एंड वाटर की डेंसिटी विल बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो एयर की डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स वाटर इज ए डेंसर मीडियम एंड एयर इज ए रेयरर मीडियम। तो पहला केस ये बन सकता है जब रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम पे जा रहा है। और दूसरा केस ये बन सकता है, मान लो रे ऑफ लाइट जा रहा है वाटर टू एयर। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और एयर की डेंसिटी कम है। तो वाटर बन गया क्या? डेंसर मीडियम और एयर बन गया क्या? रेयरर मीडियम। ठीक है। तो पहला केस क्या बना? जब रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। और दूसरा केस ये बना कि जब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। तब दोनों केसेस में रिफ्रैक्शन जब होंगे तो उस रिफ्रैक्शंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे? दोनों मीडियम के रिफ्रैक्शन में, दोनों केसेस के रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जब एक रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाता है तो यहाँ पे है अपना नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे है अपना नॉर्मल। तो ये है मेरे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है। जब एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाता है तो देन द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट will bend towards the normal। मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगा तब रिफ्रैक्टेड रे will bend towards the normal, वो चला जाएगा नॉर्मल के तरफ। लेकिन जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएगा तो ये है अपनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन। ये बन गया नॉर्मल। तब क्या होता है? तब देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों में डिफरेंस ये देख लो। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाता है देन द रिफ्रैक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड जब ray of light will go from denser medium to rarer medium then the refracted ray will move away from the normal। मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल के पास आएगा। ठीक है, ये दोनों है इन दोनों ही केसेस में डिफरेंस रिफ्रैक्शन के। तो ये मैंने क्यों समझाया? ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको हमेशा एयर से वाटर जाने वाली रेज नहीं मिलेंगे। कभी कभी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे आने वाली रेज भी मिलेंगे। मान लो अपना अगला टॉपिक जो है, उससे अगला टॉपिक जो है, इन दोनों ही टॉपिक्स में हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की नहीं, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने ये चीजें पहले ही आपको समझा दी। तो
our next topic is real depth and apparent depth. Real depth and apparent depth. ठीक है, तो रियल डेप्थ, अब मान लो यहां पे मेरे पास एक विकार है, ठीक है, मेरे पास एक विकार है, विकार में मैंने ले लिया वाटर, विकार में मैंने ले लिया है वाटर। ठीक है, और उस बीकार में मैंने फेंक दिया कोई भी ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने यहाँ पे एक कॉइन फेंक दिया, उस बीकार के नीचे मैंने एक कॉइन फेंक दिया उस पानी में, ठीक है, वाटर में मैंने एक कॉइन फेंका। अब जब आप उसको ऊपर से देखोगे, जब आप उस कॉइन को ऊपर से देखोगे, तब उस कॉइन की इमेज आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगी। जाहिर है कि ये कॉइन अपने पोजीशन, आपको हमेशा पता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन हर एक केसेस में सेम नहीं होती। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इस बीकार के नीचे है तो इसकी इमेज जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ के फॉर्म होगी, ये देखने वाली बात है। तो मान लो ये बीकार के नीचे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक कॉइन है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये बीकार के नीचे रख दिया मैंने। तो इससे इमेज कैसे फॉर्म होगा, जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट बाहर आएंगे तब हमें उसकी इमेज देखने को मिलेगी। तो मान लो फर्स्ट रे मैंने कंसीडर किया नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस। मान लो फर्स्ट रे आई हैव कंसीडर्ड नॉर्मल टू द इंटरफेस। जब एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल टू द इंटरफेस होगा तो देन दिस रे विल गो अनडेविएटेड, उस रे की डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। अब दूसरा रे, एक इमेज फॉर्म होने के लिए दो रेज चाहिए, तो दूसरा रे मैंने एक और रे कंसीडर किया, ठीक है, एक और रे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं, ये है मेरा नॉर्मल, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया अपना नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाएगा, अब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रहा है, वाटर से एयर तक जा रहा है, तो मतलब दिस रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे दिशा में जाएगा, दिस रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब दोनों रेस हमें मिल गए, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस हमें मिल गए। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस से हमें ये पता चल सकता है कि इस कॉइन की, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। अब देखिए इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस दिशा में तो ये चला आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज फॉर्म हुई पोजीशन आई पे। इसका मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम आई पोजीशन पे देखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर आइज हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, बट लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है पोजीशन ओ पे, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, उसकी इमेज फॉर्म हुई आई पोजीशन पे, तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ या फिर रियल डेप्थ क्या थी, अगर इसको नाम दे दूं मैं ए और इस पॉइंट का नाम दे दूं बी, तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ या फिर रियल डेप्थ क्या था, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ था ए टू आई, ये थी उसकी रियल डेप्थ, इसकी रियल डेप्थ थी। अब इसी ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ थी एओ। अब उसका एपरेंट डेप्थ हम जब देखेंगे तो उसकी डेप्थ हमें कितना नजर आएगा, उसकी डेप्थ हमें नजर आएगा ए आई, तो ए आई बन जाएगा क्या, उसका एपरेंट डेप्थ, उसका एपरेंट डेप्थ।
जो हमें दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं एपरेंट। तो इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ बन गया एआई और उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ था एओ। अब हम निकालेंगे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का रिलेशन क्या है। अब जब एक रे ऑफ लाइट, अब जब एक ऑब्जेक्ट ऑपोजिशन पे है, उस ऑब्जेक्ट से दो रेज ऑफ लाइट गए, एक नॉर्मली जो अनडेविएटेड गया और दूसरा रे ऑफ लाइट गया इस दिशा में और वो जाके रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों का इमेज फॉर्म हुआ आई पे, जो कि है एक वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे ऑफ लाइट गया और इसका और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको दे दिया हमने नाम आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा इसका, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए ये आर एंगल और किस कौन से एंगल के बराबर बन जाएगा, ये देखिए ये एक सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ठीक है, ये सेम लाइन है और ये नॉर्मल और ये रे दोनों पैरेलल है, तो ये आर बन जाएगा, ये एंगल भी बन जाएगा आर। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल बिकॉज दिस टू आर called corresponding angles. These two are called corresponding angles. And again एंगल आई किसके बराबर बनेगा, एंगल आई बन जाएगा इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर बन जाएगा आई, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये दोनों एंगल बन जाएंगे कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो आई आई ये हो गया आर और आर। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो हमें सबसे पहले इस मीडियम की, इस वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आई क्या है, आई आई तो इसके बराबर भी हो सकता है और ये एंगल क्या है, एंगल एओ भी है, साइन एंगल एओ भी। आर क्या है, आर इस एंगल का भी बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एंगल ए आई बी। इंप्लाइज म्यू, रिफ्रैक्शन कहां से कहां तक हो रहा है, वाटर से एयर तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हम लिख सकते हैं वाटर टू एयर। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिफ्लेक्शन हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन वाटर टू एयर। अब देखिए एक बात समझिए, तो इस इमेज को हम कब देखेंगे, इस इमेज को हम कब देखेंगे, अगर यहाँ पे तुम्हारे आंखें है, अगर यहाँ पे तुम्हारे आंखें है तो तुम इस इमेज को देख पाओगे। अगर यहाँ पे तुम्हारे आंखें हैं तो तुम इस इमेज को देख पाओगे। और अगर तुम्हारे आंखों में इन दोनों रेज ऑफ लाइट, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट एंटर करेंगे, अगर तुम्हारे प्यूपिल पर दोनों रेज ऑफ लाइट एंटर करेंगे तब भी तुम इस इमेज को देख पाओगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान से रखना, याद रखना। लेकिन तुम एक बात और तो मुझे बोलोगे कि मेरे आंखें तो इतने बड़े बड़े हैं नहीं, तुम्हारे आंखें तो इतने बड़े बड़े हैं नहीं, तो ये आंखें मैंने इतने बड़े इसलिए दिए हैं कि अगर आंखें मैं छोटे दूंगा तो इस डायग्राम को भी और छोटा करना पड़ेगा और जिसकी वजह से ये रिप्रेजेंटेशंस तुम देख नहीं पाओगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये याद रखना कि तुम इस इमेज का तब ही देख पाओगे जब रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट तुम्हारे आंखों पे एंटर करेंगे थ्रू योर प्यूपिल्स। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख सकते हैं, साइन एंगल एओबी बाय साइन एंगल एआईबी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर टू एयर। अब साइन एंगल एओबी का वैल्यू क्या बन जाएगा, साइन एंगल एओबी, देखो साइन एंगल एओबी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस यूज करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो ये क्या बन जाएगा,
एंगल आई है साइन थीटा पी परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी, हाइपोटेनस क्या बन जाएगा यहाँ पे बीओ, ए बी बाई बीओ। ठीक है, अब दूसरे केसेस में क्या है, साइन एंगल ए आई बी, साइन एंगल ए आई बी, ये एंगल है एंगल ए आई बी, तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, यहाँ पे भी P बाई एच पी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है बी आई, ए बी बाई बी आई। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वाटर टू यार, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी को कैंसिल कर दो, बी आई ऊपर चला जाएगा, बी ओ नीचे आ जाएगा, बी आई बाई बी। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, बी आई बाई बी ओ, ये बन गया बी आई बाई बी ओ। अब एक चीज मैंने कही थी कि तुम्हारे आंखें इतने बड़े हैं नहीं, तुम्हारे आंखें इतने बड़े हैं नहीं, इसलिए तुम्हारे आंखें हैं छोटे, तुम्हारे आंखें हैं छोटे, तो एज योर प्यूपिल्स आर स्मॉल, एज आवर, मेरे भी आंखें छोटे हैं, तो एज आवर प्यूपिल्स आर स्मॉल, तो आंखें छोटे हैं, तो आंखें अगर छोटे हुए, आंखें अगर छोटे हुए तब ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट कैसे बनेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट भी ऐसे बनेंगे ताकि हमारे आंखों पे एंटर कर सके। देखिए ये वाटर का लेवल है और ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसे बनेंगे ताकि हमारे आंखों पर ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट एंटर करेंगे। इसका मतलब अगर इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये बन जाएगा इमेज, तो ये है किसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओ, ये देख लो ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी, तो ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जाएंगे, रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जाएंगे, तो जब जाएंगे उसकी रे ऑफ लाइट अनडिवाइडेड जाएगा, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा और इसकी रिफ्रैक्शन होगी, तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हमारे आंखों पर एंटर करेंगे। लेकिन दोनों केसेस में डिफरेंस ये देखिए, ये रेज ऑफ लाइट कब हमारे आंखों पर एंटर करेंगे, जब, क्योंकि हमारे आंखें छोटे हैं, हमारे आंखों पर ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एंटर करेंगे तभी जब ए और बी दोनों पॉइंट्स काफी नजदीक हो, जब ए एंड बी दोनों पॉइंट्स काफी नजदीक हो तभी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों पर पहुंच पाएंगे। अगर मान लो ए और बी यहाँ पे हुआ तो क्या रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मेरे आंखों पे पहुंच पाएगा, नहीं, तो तुम्हें इमेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैंने ये बड़े से ड्रॉ किया ताकि आप समझ सको। तो एज आवर पीपल आर वेरी स्मॉल, दैट मीन्स we can see the image only if A is close to B, A is close to B। ठीक है, जब A और B दोनों पास पास होंगे तभी हम ऑब्जेक्ट को या इमेज को देख पाएंगे। अब यहाँ पे बात यह आती है, अगर ए और बी दोनों काफी नजदीक है, ए और बी दोनों काफी नजदीक है, तो देखिए क्या होती है बात, ए और बी दोनों काफी नजदीक है, ये है ए, ये है बी, दोनों काफी नजदीक है, ये है इमेज की पोजीशन, ये बी आई, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओ। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अब ए और बी काफी नजदीक है इसलिए हम ये लिख सकते हैं बी आई की जगह पे ए आई लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी नजदीक होंगे तो बी आई विल बी नियरली इक्वल टू ए आई, ए और बी नजदीक होंगे तो बी आई और ए आई दोनों तकरीबन सेम होंगे, और इसी तरीके से बी ओ और ए ओ दोनों काफी सिमिलर होंगे, दोनों एक दूसरे के काफी बराबर होंगे। तो then we can write
कैन राइट, अगर ए और बी दोनों पास पास हुए तो हम लिख सकते हैं, तो बी आई, इस बी आई को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, बी आई को हम ए आई की बराबर लिख सकते हैं। Therefore, you can write bi is nearly equal to ai, and और क्या लिख सकते हैं, इस bo को ao के बराबर लिख सकते हैं, bo is nearly equal to ao। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, इसको अब अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो म्यू इंप्लाइज देयरफॉर म्यू वाटर टू यार, ये क्या बन जाएगा, बीओ की जगह हम लिख देंगे बी एओ, और बी आई की जगह हम लिख देंगे ए आई। तो ये बन गया म्यू वाटर टू यार, अरे नीचे तो बी, ये बी आई है तो इसकी जगह होगा ए आई, और ये बीओ है इसकी जगह होगा एओ। ठीक है, तो आई बात समझ में। अब म्यू वाटर टू यार बन गया ए आई बाय बी आई। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या थी, निकालनी थी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यहाँ पे निकालनी है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो ये वाटर टू यार, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं म्यू यार टू वाटर इक्वल टू क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको उल्टा करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा एओ बाई ए आई, एओ बाई ए आई। अब फर्स्ट मीडियम क्या है, एआर है, फर्स्ट मीडियम है एआर, तो फर्स्ट मीडियम एआर, इसका मतलब ये है दिस वी कैन कॉल दिस एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, फर्स्ट मीडियम, अगर पहला मीडियम एआर होता है तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम म्यू डब्ल्यू भी सीधा सीधा लिख सकते हैं। ये किसका बराबर है, ये बराबर है एओ बाई ए आई के। अब एओ क्या है, एओ देख लीजिए, एओ क्या है, यहाँ पे एओ है रियल डेप्थ, एओ क्या है, रियल डेप्थ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन गया, एओ है रियल डेप्थ। अब ए आई क्या है, यहाँ से ए आई क्या है, ए आई है एपरेंट डेप्थ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ये लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू बन गया रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अब मान लो ये वाटर ना हो के और कोई मीडियम हुआ, अगर ये वाटर ना हो के और कोई मीडियम हुआ तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा क्या, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये बन जाएगा रियल डेप्थ बाय एपरेंट, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट चले आते हैं नॉर्मल शिफ्ट, एक और टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, और उसको हम नॉर्मल डेप्थ भी बोल सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट या फिर नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल शिफ्ट या फिर नॉर्मल डेप्थ क्या है, यहां से देखिए, यहाँ पे देखिए नॉर्मल शिफ्ट या फिर नॉर्मल डेप्थ क्या है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ इमेज। तो आपके देखने के नजरिए से ये शिफ्ट कितना हुआ, ये ऑब्जेक्ट टू इमेज शिफ्ट कितना हुआ, इसकी पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई, ये है आपका नॉर्मल शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे कितना है, नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे है ओ आई। डिफरेंस बिटवीन द रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड द नॉर्मल शिफ्ट। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी शिफ्ट हो गई उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो इट इज द डिस्टेंस through which
position of object is shifted, of the object is shifted when viewed from above, जब हम ऊपर से देखेंगे तब उसकी पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल शिफ्ट को हम डी से लिखते हैं या फिर नॉर्मल डेप्थ भी बोला जाता है, नॉर्मल डेप्थ भी बोला जाता है इसको। नॉर्मल शिफ्ट को हम लिख सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट डी इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस मतलब इसका अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ है एओ माइनस अपरेंट डेप्थ क्या है ए आई। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एओ और ए आई के बीच में आपको पता है इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या है, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ एओ बाय ए आई। तो इसका मतलब ये हम ए आई को लिख सकते हैं, ए आई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए आई को हम लिख सकते हैं एओ बाय म्यू, ठीक है। ए आई को हम एओ बाय म्यू लिख सकते हैं तो माइनस एओ बाय म्यू इसको लिख दिया मैंने। अब एओ को ले लो कॉमन तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस म्यू, 1 माइनस 1/म्यू, ठीक है। अब एओ क्या है, एओ क्या है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड और थिकनेस ऑफ द लिक्विड और थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसकी थिकनेस को हम लिखते हैं एओ से। तो इसको अगर मैं टी से रिप्रेजेंट करूं तो ये बन जाएगा टी इंटू 1 माइनस 1/म्यू, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, टी इज द थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिंग मीडियम यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज द लिक्विड व्हिच यू हैव यूज्ड, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था आपका रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके ऊपर पहले एक प्रैक्टिकल हुआ करता था, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ करता था जो अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर होता तो आपको करने को मिलता रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की एक्चुअल आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको देखने को मिलती, जाहिर होती आपके सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन of sun during sunrise and sunset. Apparent shift of position of sun during sunrise and sunset. इसका मतलब क्या है, सनराइज और सनसेट के वक्त, सनराइज और सनसेट के वक्त सन की पोजीशन चेंज हो जाती है, अपरेंट पोजीशन चेंज होती है। ये आपको पहली बार अगर सुना है तो समझोगे, और कुछ स्टूडेंट्स को मुझे लगता है ये पहले से पता है क्योंकि ये आपके क्लास 10 के सिलेबस में था। ये आपके एचएस में कराने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि किसी ने अगर ये पहले नहीं सुना या फिर पहले नहीं समझा तो अच्छे से अभी समझ ले। तो अपरेंट चेंज इन पोजीशन या फिर अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द सन, तो सन की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। ये क्या है, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट शिफ्ट मतलब आपके नजरिए से सन की पोजीशन की शिफ्ट, तो आपकी नजरिए से सन की पोजीशन की शिफ्ट होती है, ये यहाँ पे बोला गया। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आप तारे दिखते हैं, तारे देखते हैं आप ना, तो तारे क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग। तो तारों के जो ट्विंकलिंग होते हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा मुझे पता है, लेकिन अब भूल गए हो। तो मान लो ये आपकी अर्थ की पोजीशन है, आपकी हमारी सबकी अर्थ, ये अर्थ की पोजीशन है, ये है अर्थ की पोजीशन। अब अर्थ के चारों दिशा में क्या होगा, अर्थ की एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है,
ठीक है। एटमॉस्फेयर में काफी सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही लेयर्स शो कर रहा हूँ, ठीक है। आपके एटमॉस्फेयर में काफी सारे लेयर्स होते हैं। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो एक वर्ड आपको मिलेगा होराइजन, ऑब्जर्वर्स होराइजन। ऑब्जर्वर्स होराइजन क्या होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऑब्जर्वर्स होराइजन क्या होता है, दी होराइजंटल प्लेन, दी होराइजंटल प्लेन थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर होराइजन। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के आईज के थ्रू होराइजंटल जो प्लेन होगा उसको हम बोलते हैं होराइजन, ऑब्जर्वर्स होराइजन। ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक टॉपिक है, वो आपको हायर स्टडीज में मिलेगा। होराइजन, जेनिथ, नेदिर, काफी सारे हैं। सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट, सेलेस्टियल इक्वेटर, ये आपको मिलेंगे एस्ट्रोफिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स में हायर स्टडीज करेंगे। तो मान लो यहाँ पे सन है, सन, तो ये आपकी ऑब्जर्वर्स होराइजन है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सन की पोजीशन है, यहाँ पे सन की पोजीशन, और थोड़ा दूर दे देता हूं मैं, यहाँ पे सन की पोजीशन है, ठीक है। सन की पोजीशन एस यहाँ पे है। अब सन को आप कब देखोगे, जब रेज ऑफ लाइट सन से जाएंगे तभी ना आप सन को देखोगे। तो रेज ऑफ लाइट सन से जा रहे हैं, अब जा तो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज जाननी जरूरी है। तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है सन के करीब से कंपेयर करें तो। अब तो देखिए अर्थ की एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी अगर उसको आप कंपेयर करें सन के सराउंडिंग से। तो यहाँ से यहाँ की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी मतलब सन से रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है। तो इसका मतलब ये है उसकी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी। देखिए ये एक मीडियम है, देखिए आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उन डिफरेंट लेयर्स में रिफ्रैक्शन होगी, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी। देखिए यहाँ पे जाने के बाद जब रिफ्रैक्शन होगा तो द रिफ्रैक्टेड रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया तो मान लो ऐसे इसकी रिफ्रैक्शन हुई। अब यहाँ पे एक और लेयर है, तो यहाँ पे जाने के बाद भी उसकी रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होके ये रे ऑफ लाइट जब पहुंचेगा एक ऑब्जर्वर के आंखों में। अब ऑब्जर्वर के आंखों के नजरिए से आप देखोगे तो उसके नजरिए से क्या है, रे ऑफ लाइट इस दिशा से आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी नजरिए से सन कहाँ पे है, इसकी नजरिए से सन है यहाँ पे, सन है यहाँ पे। बट एक्चुअली सन कहाँ पे था, एक्चुअली सन था यहाँ पे, सन था इस पे। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एन ऑब्जर्वर विल सी द सन एट ए डिफरेंट पोजिशन। अब वो पोजीशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे सन है, मतलब यहाँ पे सनराइज नहीं हुआ है। सनराइज कब होगा, जब ये अर्थ घूमेगा और होराइजन सन आ जाएगा यहाँ पे होराइजन पे। सन जब होराइजन पे आ जाएगा तब एक्चुअली सनसेट होना चाहिए था, सनराइज होना चाहिए था, या फिर सनसेट भी होना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सन यहाँ पे है, लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रहा है सन यहाँ पे। तो एक्चुअल सनसेट से पहले ही, एक्चुअल सनराइज से पहले ही हम सन को देख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या, एपरेंट सनराइज। और जब ये सन ऊपर जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्चुअल सनराइज। एक्चुअली सन जब होराइजन में जाता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल सनराइज। लेकिन यहाँ पे एपरेंटली हमारे नजरिए से सन पहले ही चला जाता है, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सन होराइजन पे पहुंचने से पहले ही हम सन को देख लेते हैं। तो
अपरेंट सनराइज पहले हो जाता है आफ्टर बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो अपरेंट सनराइज ऑकर्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो कितने टाइम पहले होता है अपरेंट सनराइज? तो अपरेंट सनराइज और सनराइज apparently before 2 minutes of actual sunrise। तो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले हम सन को देख लेते हैं। तो अपरेंट सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है, हम सन को 2 मिनट पहले देख लेते हैं। तो इसी तरीके से एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं। जब सन यहाँ पे पहुंच जाएगा सनसेट के टाइम पे, तब भी हम सन को देख पाएंगे। तो दैट मीन्स सनसेट, apparent sunset occurs after 2 minutes of actual sunset। तो इसका मतलब क्या हुआ? सनराइज हो, अपरेंट सनराइज हो रहा है एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले, तो सुबह हमें 2 मिनट ज्यादा मिले। और अपरेंट सनसेट कब हो रहा है? एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद में, तो शाम को भी हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक दिन में हमें कितने मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? तो एक दिन में, इन ए डे द लेंथ ऑफ द डे इज इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स, टोटल ऑफ 4 मिनट्स। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस बाय टोटल 4 मिनट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।